से रेलेवेंट स्टडी से मैच नहीं कर रहा है, तो देयर विल बी नो पॉइंट। तो आज मैं हाई स्ट्रीट आया था। हाई स्ट्रीट पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। मैं अपनी थोड़ी सी शॉपिंग करने आया था और मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा हेयर कट ले लूँ, क्योंकि मैं जब से लंदन आया हूँ मेरे को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है अब, और मैंने हेयर कट नहीं लिया है। तो मैं सोच रहा था कि हेयर कट ले लेता, और अभी मतलब जो थोड़ा बहुत मेरे को कुछ सामान चाहिए या थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो मैं वो सोच रहा था कि मैं वो कर लेता। तो अभी लेकिन अगर मैं वीडियो की बात करूं तो आज मतलब जो आज की वीडियो जिसके बारे में है वो ये है कि आपने वैसे तो टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, लेकिन जो 5 रीज़न से स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, इसके रीज़न सारे सेम होते हैं, क्योंकि मोर और लेस सारी कंट्री सेम ही चीज़ें चेक कर रही होती हैं। तो जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रीज़न है वो है आपका कोर्स से आपकी इंटेंशन साफ साफ पता चल जाती है। आपका कोर्स आपकी स्टडी से रेलेवेंट होना चाहिए। जो भी अगर आपने 12th में अगर आपके पास कॉमर्स थी, और अगर आप नॉन मेड या मेडिकल के लिए अगर आप कोई कोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट करने आ रहे हो, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, और अगर आपने सपोज बीटेक करी हुई है और आप मेडिकल वाले लाइन में जा रहे हो, या आपने बीकॉम वगैरह कर रखी है और तब आप जाके मेडिकल वाली चीज़ में जाना चाह रहे हो, कि अगर आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो इधर, या फिजियोथेरेपी का, या बायोमेडिकल का, या कैंसर रिसर्च का, कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हो जहाँ पे आपको वो वाली चीज़ें मतलब अगर आपका कोर्स आपकी स्टडी से रेलेवेंट स्टडी से मैच नहीं कर रहा है, तो देयर विल बी नो पॉइंट। हाँ, तो इस चीज़ के लिए आपको मेन चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का, कि आपका कोर्स आपकी स्टडी से रेलेवेंट हो। आपका कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंडिया में या अपनी होम कंट्री में आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो और नॉर्मल कंट्री में आप वैसा कोई भी कोर्स कर रहे हो। मतलब जब भी आप, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूके है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, उसमें आप एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके, या एकदम आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, अपना कोर्स चेंज कर रहे हो, तो वो नंबर 1 रेड फ्लैग है आपका वीज़ा रिजेक्ट होने में। जो सेकेंड रीज़न है वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। कोई भी कंट्री है, चाहे वो यूके है, चाहे कनाडा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी कंट्री है, सब अपनी कंट्री में ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाना चाहते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हों। तो आप मतलब हर एक कंट्री का अलग अलग रूल होता है। जैसे कि कनाडा में GIC होता है, यूके के अपने रूल्स हैं कि अगर विद इन लंडन है तो आपको अराउंड 10 to 12 लाख रुपीज़ दिखाने पड़ते हैं। अगर आउटसाइड लंडन है तो 8 to 10 लाख दिखाने पड़ते हैं। या फिर जो मतलब ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे आपका 1 ईयर की एक्सपेंस दिखाने पड़ते हैं। तो मोर और लेस सारी कंट्रीज़ का सेम है कि आपके पास ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख रुपए का आपके जो 1 ईयर के एक्सपेंसेस है वो आपके पास हो। और अगर आपके पास 1 साल के अपनी लिविंग एक्सपेंस है तो, और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वैलिडली दिखा पा रहे हो, जैसे कि कईयों की कंडीशन ये होती है कि आपको 28 डेज़ तक रखना होता है कई कंट्रीज़ में। जैसे कि अगर यूरोप में आयरलैंड वगैरह की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे 6 महीने पहले की स्टेटमेंट आपको दिखाने पड़ते हैं कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं 6 महीने तक। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके वीज़ा एप्लीकेशन में। जो थर्ड रीज़न है वो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोर्स आपको पसंद है, लेकिन अगर आपकी उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो रखी है, तो आप उस कोर्स को करने के लिए आप फेक डिग्री बनवा लेते हो, या आप फेक IELTS सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो कोई भी फेक चीज़ से अवॉइड करना डायरेक्ट, क्योंकि ऑल्दो वो इंडिया अपनी होम कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में चल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चलती हैं। और अगर पता चल जाता है तो मतलब ना कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, वीज़ा के साथ साथ आप ब्लैक लिस्ट में हो जाओगे कंट्री से, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट से बचना, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट सारे फिल करना। अगर मतलब आपकी कंट्री का, जैसे कि क्योंकि हम सारे ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती है, मतलब 6.5 आपका, अगर आप IELTS दे रहे हो तो आपका 6.5 होना चाहिए ओवरऑल स्कोर, और 6 ईच बैंड होना चाहिए, ताकि आपका मतलब वो सेफ साइड है, वो सेफ स्कोर है आपका। अगर आपका 6.5 और 6 ईच है तो मतलब कोई वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस नहीं है। आपके वीज़ा रिजेक्शन का नेक्स्ट केस है आपका SOP। अगर आपका SOP, अगर कई बार हम ऐसा करते हैं कि अरे हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है या हमें आता नहीं है, तो हम किसी और से लिखवा लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने SOP में क्या लिख रहे हो, प्लस आपका SOP आपकी ट्रू आइडेंटिफिकेशन को रिवील कर रहा है। वीज़ा ऑफिसर या होम इमिग्रेशन ऑफिसर वालों को नहीं पता है कि आप कौन हो। आप जो इन्फॉर्मेशन अपने SOP में डाल रहे हो वो आपका उसी से आइडिया लगा रहे हैं कि ये कैसा बंदा है, ये क्या मतलब इसकी क्या इंटेंशंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम SOP में ये लिख देते हैं कि भाई मेरे को तो कनाडा ही बहुत अच्छा लगता है, या मेरे को UK ही बहुत अच्छा लगता है, मैं तो वहीं रहूँगा, वहीं सेट होऊंगा। तो वो एक
मेजर रेड फ्लैग है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। आपकी इंटेंशन हमेशा ये होनी चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ने आ रहे हो, आप सिर्फ एक्सपोजर लेने आ रहे हो और आप एक्सपोजर लेके अपने वापस अपनी होम कंट्री में चले जाओगे। ऑल्दो सबका यही होता है कि जिस कंट्री में जा रहे हैं हम सेट हो जाए वहाँ पे, लेकिन आपको अपने वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर वगैरह को या SOP में ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आ रहे हैं, और यही मेन चीज़ होता है कि इसी के SOP फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बाद SOP सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जो लास्ट और मेजर रीज़न है आपका वो वीज़ा रिफ्यूज़ल का, वो है आपका वीज़ा इंटरव्यू। तो मतलब वीज़ा इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है कि सबका होता है, क्योंकि वीज़ा इंटरव्यू स्पेसिफिक केसेस में होता है कि किसी का या तो वो ऐसे ही रैंडम चेकिंग के लिए हो जाता है कि आपका आइल स्कोर को वो टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपका ज़्यादा ही हाई आइल स्कोर है कि भाई बंदा डिज़र्विंग है भी या नहीं है, या उसका फेक तो नहीं है रिज़ल्ट, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। या फिर अगर आपका वीज़ा, अगर उनको कोई आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में कुछ फोर्जरी लग रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पहले से ही उनको कोई रेड फ्लैग मिल रहा है, तो वो उसको अलग से दिखाते हैं और फिर वो वीज़ा के लिए डेट रखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वीज़ा आपका इन पर्सन ही होगा, वो स्काइप, वीडियो कॉल, टीम्स वगैरह पे किसी में भी हो सकता है। तो मतलब अगर वीज़ा इंटरव्यू हो रहा है तो आपको पहले ही थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर होना चाहिए आपकी भाई सारी चीज़ों के लिए क्या है। अगर आपको कोई काउंसलर की हेल्प चाहिए तो आप काउंसलर की हेल्प ले लो वहाँ पे, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। और वीज़ा एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसमें रिव्यू वाली चीज़ और फिर बहुत सारी चीज़ें आती है। इसके अलावा एक मेन सबसे एक बड़ा चीज़ हो जाती है, ये तो ऐसी चीज़ें हो गई जो मैंने अभी आपको 5 चीज़ें बताई हैं कि जो हमारे फॉल्ट से होते हैं या हम कहीं पे फॉल्ट पे होते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। लेकिन कई बार ना हम मतलब अनकॉन्शियसली भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि हमने कोई इनकरेक्ट फॉर्म भर दिया है या कोई ऐसे ही कोई चीज़ हमने छोड़ दी है, कोई चीज़ हमने फिल करनी थी वो हमने ओमिट कर दी है, तो इन चीज़ों से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आपके पास क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। आपका फॉर्म, आपका SOP, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ही आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वहाँ जाके खुद से नहीं बोल सकते हो। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आप कोई इनकरेक्ट फॉर्म वगैरह नहीं भर रहे हो। और कोई अगर एजेंसी के थ्रू या कोई एजेंट के थ्रू आप फिल कर रहे हो तो आप कोई अच्छी एजेंसी या कोई अच्छे एजेंट के पास जाके ही फॉर्म फिल कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी जाके कोई भी एजेंट कह रहा है कि हम करवा देंगे, क्योंकि देखो इसमें फ़ी तो लगनी नहीं है, कोई भी एजेंट आपसे पैसे नहीं लेगा। अगर कोई भी अच्छा एजेंट होगा उसका कमीशन आपकी यूनिवर्सिटी के साथ होता है, आपको उसको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अच्छा है जैसे IDP वगैरह हो गया, AECC वगैरह हो गया, तो इनके पास जाओ, इनसे कोऑर्डिनेट करो, अपना केस बताओ कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, वो आपकी सारी हेल्प करेंगे। और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए ये होगा कि वो लोग थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस इस चीज़ को हैंडल करने का, तो आपकी फ़ाइल ख़राब नहीं होगी, आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बाय बाय, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव फ्रॉम लंडन, बॉय फ्रॉम इंडिया, बाय बाय।